हेलो, नमस्ते, सलाम, आदाब। मेरा नाम साक्षी है और आप देख रहे हैं देश भाषा हिंदी क्लासेस। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थान सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं है, पीवाईक्यूज़ हैं। उनके माध्यम से हम पेपर को डिस्कस करेंगे और ये पीवाईक्यूज़ मैंने उठाए हैं 2021 के पेपर से, भाषा वाले। तो ये आज इसका भाग 1 है। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो टाइम गंवाए बिना। तो ये हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी है छोटी सी, हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज़ के बारे में। अभी काव्यशास्त्र का कोर्स चल रहा है, साहित्य इतिहास का कोर्स भी चल रहा है, इसके साथ साथ कंप्लीट एनडीए चल रहा है और जल्दी ही भाषा विज्ञान का कोर्स भी शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे और एडमिशन के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सवालों पर। तो आप देखें, ये जो पहला सवाल है इसमें कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? स्वादिष्ट, दुर्वस्था, दिवारात्र। आप देख रहे हैं कि इसमें तो कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, सारे के सारे गलत हैं। स्वादिष्ट होता है, दुरावस्था होता है, दिवारात्रि होता है। ऑप्शन 2 में देखिए, छत्र छाया, कवयित्री, कुमुदिनी। यहाँ पर छत्र आधा छ होता है, छत्र छाया होता है, छत्र छाया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर ये दोनों तो सही हैं। उच्छ्वास ठीक है, मातृच्छा नहीं, मातृच्छा होता है, इसलिए ये गलत हो गया। दुष्कर्म यहाँ पर सही है। श्रोत सही है, घनिष्ठ सही है। ऐन्द्रजालिक नहीं, ऐन्द्रिय जालिक होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर की में भी बताया गया है कि ये शब्द, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रश्न 2 पर आएंगे। अच्छा देखिए, इस तरह के शब्दों के लिए आपको जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने तभी कहा था कि कुछ बड़े आप लिखना शुरू करें। बिल्कुल टिपिकल शब्दावली होती है ना, जिसको कहते हैं कि बहुत ही साहित्यिक शब्दावलियों में लिखना शुरू करें। जो आपकी वो होती हैं, डिक्शनरीज़ होती हैं, उन पे जाएं, प्रमुख शब्दों को देखें। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है, इसका कोई ट्रिक या तो तरीका तो नहीं होता कि हाँ आप ऐसे समझ जाते हैं, ऐसे तो नहीं समझ आता। तो आपको ये प्रैक्टिस में रख करके ही आप इस तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं। उसके बाद अशुद्ध वाक्य आपको चुनने यहाँ पे। प्रश्न संख्या 2 में देखिए, याज्ञवल्क्य, मंत्री परिषद, पुनरपि, ज्योत्सना। यहाँ पर पुनरपि सही है, अशुद्ध नहीं पूछ रहा है, मतलब कि कौन सा सही है, कौन सा शुद्ध है। पुनरपि सही है। याज्ञवल्क्य नहीं होता, याज्ञवल्क्य होता है। और मंत्री परिषद नहीं होता, मंत्री परिषद होता है। ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना होता है, आधा त और आधा स, इसलिए बाकी सभी गलत हैं। ज्योत्सना, पुनरपि सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 का 3। प्रश्न संख्या 3 में शुद्ध वाक्य नहीं है, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। सिंपल, यहाँ पर 4 गलत है, क्योंकि ग्राह्य का मतलब ही होता है, ग्राह्य शब्द का ही मतलब होता है कि जो ग्रहण करने योग्य हो। तो अब उसमें दोबारा योग्य लगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो यहाँ पर योग्य एक्स्ट्रा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये वाक्य अशुद्ध हो गया। आपका यह मत ग्राह्य है, ग्राह्य योग्य नहीं। तो इसका सही जवाब हो गया 4। आंसर की आपने देख ली होगी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती चल रही हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए प्रश्न रखे हैं मैंने। प्रश्न संख्या 4 देखें। अशुद्ध वाक्य है, वह अपराधी दंड देने योग्य है, वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थीं, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। इसमें देखें, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, ये क्या है, भूतकालिक क्रिया है ना। जैन साहित्य तो प्राचीन काल में लिखा गया, तो जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया, जो भूतकालिक क्रिया होती है वहाँ पर है लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है 4। प्रश्न संख्या 5, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य हैं, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख निकले, राम का सिर कुछ भारी सा हो गया, उसे दवा दो 2 घंटे बाद दीजिए। अब यहाँ पर देखें, जब एक तो सर्वनाम होते हैं और जब सर्वनामों की विशेषता बताई जाए, जब सर्वनामों की विशेषता बताई जाए तब हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। और अगर आपके पास कामता प्रसाद गुरुजी वाली किताब हो हिंदी व्याकरण, तो आप वहाँ पर देखिए, उन्होंने उसकी परिभाषा दी है
कि पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इतने लोग आए, जो लोग आए हैं उनकी विशेषता बताए, कितने लोग आए हैं, इतने। तो यहाँ पर ये जो इतने शब्द है ना, ये सर्वनामिक विशेषण के लिए है। छोटी सी सलाह दूंगी कि कामता प्रसाद गुरुजी वाली किताब देख लें और आपके पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको वहाँ से आप रिवाइज करना शुरू करें। तो इसका पहला ही गलत हो गया है, 5 का 1। प्रश्न संख्या 6, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आप जानते हैं कि क्रिया जब कोई बाह्य साधन पर संपन्न की जाती है तो उसको हम कहते हैं अकर्मक, और जब कर्ता खुद किसी बाह्य साधन किसी कर्म के बिना मतलब क्रिया को संपन्न करता है तो उसको हम, उल्टा बोला मैंने शायद, सॉरी, जब कोई कर्म नहीं हो, सिर्फ कर्ता और क्रिया हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अकर्मक। और जब कर्म आ जाए तब हम उसको कहते हैं सकर्मक। कर्म मतलब क्या है कि जो करता है वो किसी बाहर की चीज़ पर कोई काम कर रहा है, तब हम उसको कहते हैं सकर्मक। किसी चीज़ पर काम कर रहा है तो सकर्मक है, अगर कोई किसी चीज़ के बिना कोई काम कर रहा है तो वो अकर्मक है। तो राजा ने दान दिया, पूछ रहा है अकर्मक क्रिया, राजा ने दान दिया। अब राजा क्रिया कर रहे हैं कि कुछ दे रहे हैं, तो देना, दान देना यानी कि कुछ वस्तुएं दे रहे हैं, यानी कर्म यहाँ पर शामिल है। नौकर चिट्ठी लाया, चिट्ठी ले आया, और यहाँ पर चिट्ठी क्या है? कर्म है। नौकर बीमार है, पंडित कथा सुनाते हैं, पंडित जी कथा सुना रहे, यानी कि यहाँ पर कथा एक कोई पुस्तक होगी जिसको सुना रहे होंगे। नौकर बीमार है, यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये सही हो गया। तो 6 का सही जवाब है 3। प्रश्न संख्या 7 देखें। अभी ये जो सवाल है, ऐसा एक और सवाल अंत में भी है, तो अभी मैं आपको शब्दों के सारे प्रकार दिखा करके जाऊंगी। तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न लगा, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। समुच्चय बोधक मतलब आप समझते हैं, शब्दों को जोड़ने वाले ना एक वाक्य के भीतर। तो चोर ऐसा भागा कि, यहाँ पर की क्या है? समुच्चय बोधक है। राजा ने समुद्र पर्यंत तक, समुच्चय बोधक है। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी, दोनों समुच्चय बोधक हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आंसर की है उसमें 2 को दिया गया है, लेकिन वो शायद मिसप्रिंट है क्योंकि 3 नहीं है समुच्चय बोधक। मैं अभी आपको समुच्चय बोधक की परिभाषा दिखाऊंगी कामता प्रसाद गुरुजी से ही। एक मैंने आपको कहा था कि शब्दों के प्रकार पर एक और सवाल आया था, वो आखिर का सवाल था, तो उसको मैंने यहीं पर रख लिया है कि अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेह सूचक। अब देखिए इसमें पढ़ने पे ही आपको समझ आ रहा है कि अर्थ लगे हुए हैं। तो जो ए है संबंध बोधक, ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के ना 8 प्रकार बताए गए हैं। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार बताए गए हैं। संबंध बोधक उनमें से एक है, ये अर्थ के आधार पर नहीं बनता है। आइए शब्दों हम प्रकार देख लेते हैं। तो ये कामता प्रसाद गुरुजी वाली किताब है हिंदी व्याकरण, जिसका पेज अभी आपके सामने है, और इसमें इन्होंने बताया कि वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 प्रयोग होते हैं, 8 भेद होते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्द। क्रिया, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द। विश्लेषण, ध्यान रखिए यहाँ पर एक शब्द है, ये आगे आपको मदद करेगा। एक और सवाल है विधान। शब्द के वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो जहाँ पर शब्द वाक्य में जो क्रिया बता रहा हो वो विधेय होता है, और जो अन्य वस्तुओं का वर्णन कर रहा हो वो उद्देश्य होता है। आगे प्रश्न है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता कौन बताता है? क्रिया विशेषण। वस्तुओं, किसी भी वस्तु की विशेषता बताएंगे वो विशेषण हो जाएंगे, खासतौर पर विधान करने वाली वस्तु यानी कि क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण। आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय होता है। संज्ञा के बदले आने वाले सर्वनाम होते हैं। क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द संबंध सूचक होते हैं। क्रिया से, ध्यान दीजिए, संबंध सूचक कौन सा? क्रिया से नामार्थक, यानी क्रिया और संज्ञा, क्रिया से संज्ञा का संबंध बताने वाले। ध्यान रखिएगा, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक में संबंध क्रिया और संज्ञा का होता है। अच्छा देखें, अगर मान लीजिए संबंध सूचक और समुच्चय बोधक में आपको कन्फ्यूजन होने लगे तो ध्यान दीजिएगा। संबंध, हमारे सामान्य जीवन में
हम किसी से अच्छा संबंध कब रखते हैं? जब वो हमारे काम कर देना। हमारे काम कोई कर रहा है तो जी आप बड़े अच्छे हैं, हमारे काम आप नहीं कर रहे तो आप किसी काम के नहीं हैं, हम उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तो संबंध में क्या आवश्यक है? क्रिया आवश्यक है। तो संबंध सूचक क्या है? संज्ञा के साथ संबंध, क्रिया का संबंध दर्शाता है। और समुच्चय बोधक क्या है? दो शब्दों व वाक्यों को आपस में मिलाने वाला, दो शब्दों और वाक्यों को आपस में मिलाने वाला। केवल मनोविकार सूचित करने वाले विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक की परिभाषा याद रखिएगा, मनोविकार सूचित करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण भी इन्होंने दिया है, ये आप आराम से देख लीजिएगा। और शब्दों के प्रकार पूछे गए हैं, क्योंकि तो कुछ और भी भेद बताए हैं कामता प्रसाद गुरुजी ने। इसमें आप देखें, रूपांतर के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जिनका रूप परिवर्तित हो जाए, और अविकारी जिनका रूप परिवर्तित ना हो। अविकारी जो हमने पीछे 8 प्रकार देखे, उसमें आप जानते हैं 8 प्रकार जो हम पीछे देख रहे हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि कैसे होते हैं? अविकारी होते हैं। और अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय मतलब कि उनके रूप में किसी प्रकार का व्यय नहीं होता। भावात्मक शब्द ध्यान रखिएगा, संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण को भावात्मक कहा है। वाक्य का उद्देश्य होने वाले शब्द संज्ञा, विधेय होने वाले शब्द क्रिया, संज्ञा का धर्म बताने वाले विशेषण, क्रिया का धर्म बताने वाले क्रिया विशेषण। संबंधात्मक शब्द, तो संज्ञा का संबंध वाक्य से बताने वाले संबंध सूचक, वाक्य का संबंध वाक्य से बताने वाले समुच्चय बोधक। अप्रधान परंतु उपयोगी सर्वनाम, अव्याकरणिक उद्गार, देखें मनोविकारों को स्पष्ट करने वाले और अव्याकरणिक उद्गार दोनों किसको कहा गया है? विस्मयादि बोधकों को। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 2 प्रकार बताए गए हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते, और यौगिक 2 शब्दों को मिला करके बनते हैं। इनको सामासिक शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि समास का तो मतलब ही होता है ना 2 शब्दों को आपस में जोड़ना। और जब यौगिक किसी खास तरह के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तो हम उनको योग रूढ़ करना शुरू कर देते हैं। ये शब्दों के प्रकार थे। एक छोटी सी यहाँ पर हाथ से लिख करके लिस्ट रखी थी, उसको भी देख सकते हैं। बनावट के आधार पर योग, रूढ़ योग और यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। प्रयोग के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये कैसे होते हैं? ये विकारी होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी होते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी और समुच्चारित, इतने प्रकार के होते हैं शब्द। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें देश भाषा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह जो कुछ किया जाता है वो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।